स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम 7वां चैप्टर वाष्पोत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने अध्ययन किया था पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। पौधे बहुत अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं तथा रसारोहण के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में जल पहुंचता है। पौधे जितनी भी मात्रा में जल अवशोषित करते हैं उसमें से केवल 1% जल पौधों की उपापचयी क्रियाओं में काम आता है। पौधे जितना भी जल अवशोषित करते हैं उसमें से केवल 1% जो जल होता है वो पौधों की उपापचयी क्रियाओं में काम आता है। बाकी का जो जल होता है पौधों के जो वायव्य भाग होते हैं उनमें से वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पौधों के जो वायव्य भाग होते हैं जैसे कि तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, उनमें से यदि जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों में सबसे अधिक पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों द्वारा सबसे अधिक मात्रा में जल होता है वह वाष्प के रूप में पौधों से बाहर निकलता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों द्वारा सबसे अधिक जल वाष्प के रूप में निकलता है जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन जड़ द्वारा नहीं होता है। जो भूमिगत भाग होता है जड़ वो वाष्प के रूप में उसमें से जल नहीं निकलता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के वायव्य भागों से ही होती है। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। दूसरा है उपत्वचीय। उपत्वचीय या क्यूटिक्युलर वाष्पोत्सर्जन। तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो रंध्रों के द्वारा होता है। दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जो उपत्वचा के द्वारा होता है। तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो वातरंध्रों के द्वारा होता है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अधिकांश जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों पर होते हैं। सबसे अधिक रंध्र पत्तियों पर होते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। विशेषकर जो पत्तियां होती हैं उनकी निचली सतह पर विशेष सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं।
सीधी सी परिभाषा है, रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों के अंदर जितना भी वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधों का जितना भी वाष्पोत्सर्जन है, उसमें से 90 से 97% 90 से 97% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है। कहने का मतलब यह है कि जितना भी वाष्पोत्सर्जन है उसमें से 90 से 97% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा है उपत्वचीय या क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। पौधों की जो बाह्य त्वचा होती है उसके ऊपर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ पाया जाता है या उस पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे उपत्वचा या क्यूटिकल की परत कहते हैं। क्यूटिकल या जो उपत्वचा होती है वह जल के लिए अपारगम्य होती है, जिसमें से जल आर पार नहीं जा सकता है, अपारगम्य। लेकिन तनों पर, शाखाओं पर, कुछ जगह पर जो क्यूटिकल की परत होती है वह पतली होती है या टूटी हुई होती है, तो वहां से जल वाष्प के रूप में निकलता है, तो उसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उपत्वचा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन कुछ भागों पर जो उपत्वचा होती है वह पतली होती है और टूटी हुई होती है। तो जहां से वह टूटी हुई होती है वहां से जो जल होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो उपत्वचा से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसे उपत्वचीय या क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पौधों के अंदर जितना भी वाष्पोत्सर्जन होता है, पौधों में जितना भी वाष्पोत्सर्जन होता है उसमें से 3 से 10% वाष्पोत्सर्जन उपत्वचीय होता है। तीसरे प्रकार का है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन फलों पर, तने पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वात रंध्र कहते हैं। फलों पर तथा तने पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को वात रंध्र कहते हैं। वात रंध्र रंध्रों से बड़े होते हैं। वात रंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को, जो वात रंध्रों के द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन, उसे वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह पौधों के अंदर बहुत कम मात्रा में होता है। वात रंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन होता है यह पौधों में बहुत कम होता है और यह लगभग 0.1% होता है या होता ही नहीं है। होता भी है तो 0.1% वात रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। इस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों में बांटा गया है। पौधे के वायव्य भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक पत्तियों के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने
प्रतिशत जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। दूसरा है उपतवचीय क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। पौधों की जो बाह्य त्वचा होती है उसके ऊपर मोम जैसी परत पाई जाती है, उसे बाह्य त्वचा या क्यूटिकल की परत कहते हैं। क्यूटिकल जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन कुछ भागों पर जो क्यूटिकल होती है टूटी हुई या बहुत पतली होती है, जहां से जो जल होता है वाष्प के रूप में निकलता है। तो उपत्वचा से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह पौधों में लगभग 3 से 10% होता है। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, फलों पर तनों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। वातरंध्रों के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वातरंध्रीय जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह पौधों में बहुत कम मात्रा में होता है और यह लगभग 0.1% होता है। वाष्पोत्सर्जन को समझने से पहले हमें रंध्रों की संरचना समझनी पड़ेगी। भाई सबसे अधिक वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है और जो रंध्र होते हैं वो अधिकतर पत्तियों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें रंध्रों की संरचना समझनी पड़ेगी। रंध्रों की स्थिति के आधार पर पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। जो पादपों की पत्तियां हैं उन्हें रंध्रों की स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली पत्तियां हैं अधोरंध्री पत्ती, दूसरी है उभयरंध्री पत्ती और तीसरी है अधिरंध्री पत्तियां। रंध्रों की स्थिति के आधार पर पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अधोरंध्री पत्तियां, अधोरंध्री पत्तियां। अधोरंध्री जो पत्तियां होती हैं वे पत्तियां होती हैं जिनकी निचली सतह पर बहुत अधिक मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। जिन पत्तियों की निचली सतह पर अधिक मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं उन्हें अधोरंध्री पत्तियां कहते हैं। अधोरंध्री पत्तियों को सेब प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। अधोरंध्री पत्तियों को सेब प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। ये अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। ये अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जैसे कि सेब है, संतरा है, नींबू है। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें सबसे अधिक अधोरंध्री पत्तियां होती हैं जिनकी निचली सतह पर अधिक मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। दूसरी है उभयरंध्री पत्तियां। वे पत्तियां जिनकी ऊपरी व निचली सतह दोनों पर समान मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं उन्हें उभयरंध्री पत्तियां कहते हैं। उभयरंध्री जो पत्तियां होती हैं वो अधिकांशतः एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। एक बीजपत्री पादपों में
पाई जाती हैं। जैसे कि गेहूं है, बाजरा, मक्का आदि जो एकबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें। तीसरी है अधोरंध्री पत्तियां। अधोरंध्री पत्तियां वे पत्तियां जिनके ऊपर जो रंध्र होते हैं ऊपरी सतह पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर उन्हें अधोरंध्री पत्तियां कहते हैं। अधोरंध्री जो पत्तियां होती हैं उन्हें कुमुदनी प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। कुमुदनी प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। ये अधिकतर जो जलीय पादप होते हैं उनमें पाई जाती हैं। जलीय पादपों में पाई जाती है सबसे अधिक अधोरंध्री पत्तियां। अधिरंध्री पत्तियां जैसे कि निम्फिया है, जोस्टेरा है, कुमुदनी है, उनके अंदर पाई जाती है। और जो गुलाबी पौधे होते हैं उनमें पत्तियों को रंध्रों की स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अधोरंध्री पत्तियां जिनकी निचली सतह पर अधिक मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं उन्हें अधोरंध्री पत्तियां कहते हैं। अधोरंध्री पत्तियों को सेब प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। ये अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें पाई जाती हैं। जैसे कि सेब है, संतरा है, नींबू है, उन पादपों में पाई जाती है। दूसरी है उभयरंध्री पत्तियां। वे पत्तियां जिनके ऊपरी सतह है व निचली सतह है दोनों पर समान मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। ऊपर और नीचे दोनों पर समान मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं उन्हें उभयरंध्री पत्तियां कहते हैं। उभयरंध्री पत्तियों को जई प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। ये अधिकांशतः जो एकबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें पाई जाती हैं। जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि में पाई जाती हैं। तीसरी है अधिरंध्री पत्तियां। पहले अधोरंध्री, अब तीसरी है अधिरंध्री पत्तियां जिनकी ऊपरी सतह पर अधिक मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं उन्हें अधिरंध्री पत्तियां कहते हैं। और जो अधिरंध्री पत्तियां होती हैं उन्हें कुमुदनी प्रकार की पत्तियां भी कहते हैं। ये जो पत्तियां होती हैं जलीय पादपों में अधिक पाई जाती हैं। जैसे कि कुमुदनी है, निम्फिया है, जोस्टेरा है आदि में पाई जाती हैं। तो रंध्रों की स्थिति के आधार पर पत्तियों को 3 भागों में बांटा गया। अधोरंध्री जिनकी ऊपरी निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं ज्यादा, उभयरंध्री जिनके ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर समान मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं, और तीसरी है अधिरंध्री पत्तियां जिनकी ऊपरी सतह पर अधिक मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रंध्रों की संरचना। रंध्रों की संरचना किस प्रकार से होती है? रंध्रों की संरचना हमने देखा कि जो रंध्र होते हैं वो अधिकांशतः पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं। रंध्र विशेषकर पत्तियों पर ही पाए जाते हैं। रंध्र विशेष छिद्र होते हैं। रंध्र विशेष छिद्र होते हैं जो 2 विशेष प्रकार की वर्गाकार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। रंध्र का जो छिद्र होता है 2 विशेषकर वर्गाकार कोशिकाओं से घिरा होता है। इन कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहते हैं।
द्वार कोशिकाओं के बाहर जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वह मोटी होती है और जो बाहरी भित्ति होती है वह पतली होती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत व सलत होती हैं। जिसके कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत व सलत होती हैं। द्वार कोशिकाओं में बहुत अधिक मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं। बड़ा केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है सघन। द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाओं के चारों ओर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं विशेषकर वर्गाकार होती हैं और ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में छिद्र बन जाता है। उस छिद्र को रंध्र छिद्र कहते हैं। रंध्र छिद्र कहते हैं। द्वार कोशिकाओं के अंदर हरित लवक केंद्र कोशिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक हरित लवक। द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वह मोटी होती है और बाहरी भित्ति होती है वह पतली होती है, जिसके कारण जो रंध्र का छिद्र होता है वह खुलता है और बंद होता है। रंध्रों की जो संख्या होती है वह पत्तियों के अंदर 100 से लेकर 60,000 प्रति वर्ग सेमी हो सकती है। 100 से लेकर 60,000 तक प्रति वर्ग सेमी हो सकती है। पत्तियों की निचली सतह पर विशेषकर पाए जाने वाले छिद्रों को रंध्र छिद्र कहते हैं। रंध्र छिद्र दो विशेषकर वर्गाकार जो कोशिकाएं होती है उनसे घिरा होता है। इन वर्गाकार कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाओं की आकृति वर्गाकार होती है। इनमें हरित लवक केंद्रक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। द्वार कोशिकाओं की जो आंतरिक भित्ति होती है वह मोटी होती है और जो बाहर की भित्ति होती है वह पतली होती है, जो कि रंध्रों को खुलने व बंद होने में सहायक होती है। जब द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है, फूल जाती हैं, तो रंध्र का छिद्र खुल जाता है। अधिकांशतः जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, अधिकांशतः जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनका जो जल होता है जब इस द्वार कोशिकाओं में आता है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं और स्फीत होती हैं तो जो रंध्र का छिद्र होता है वह खुल जाता है। जब द्वार कोशिकाओं से जल होता है वापस सहायक कोशिकाओं में जाता है तो द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, तो उस समय जो रंध्र होता है उसका छिद्र होता है वह बंद हो जाता है। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सहायक कोशिकाएं या गौण कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें सहायक या गौण कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रों की जो संख्या होती है पत्तियों में वह 100 से लेकर 60,000 प्रति वर्ग सेमी हो सकती है। तो इस प्रकार से रंध्रों की संरचना होती है। रंध्रों के खुलने व बंद होने की जो क्रिया विधि होती है उसे रंध्र गति कहते हैं।
रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि को रंध्र गति कहते हैं। रंध्र गति के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि को रंध्र गति कहते हैं और जो रंध्र गति होती है उसके लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा परिकल्पना। मांड शर्करा जो परिकल्पना है वह जेडी सायरे ने प्रस्तुत की थी। जो रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि को प्रस्तुत करता है। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि को रंध्र गति कहते हैं। रंध्र गति के लिए 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है मांड शर्करा परिकल्पना। मांड जो शर्करा परिकल्पना है प्रस्तुत करता जेडी सायरे। जेडी सायरे ने दी थी। इसने बताया कि दिन के समय दिन के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनमें जो CO2 की मात्रा होती है वह कम हो जाती है। CO2 की कमी, क्योंकि दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उनकी पत्तियों के अंदर CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 की मात्रा कम होती है तो pH का मान अधिक हो जाता है। जैसे pH का मान अधिक होता है तो पत्तियों के अंदर जो सहायक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, उनके अंदर जो फास्फोराइलेज एंजाइम है वह सक्रिय हो जाता है। फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। जैसे फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है तो जो द्वार कोशिकाओं में जो मांड होता है वह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है, जिससे द्वार कोशिकाओं का विसरण दाब बढ़ जाता है। विसरण दाब बढ़ना, जैसे ही विसरण दाब बढ़ता है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं। स्फीत होती हैं तो जो रंध्र छिद्र होता है वह खुल जाता है। रंध्र छिद्र का खुलना यह दिन के समय क्रिया होती है। रात के समय यह क्रिया उल्टी होती है, क्योंकि रात के समय CO2 की वृद्धि होगी। CO2 की वृद्धि होगी तो pH का मान कम होगा और pH का मान कम होगा तो फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा और फास्फोराइलेज एंजाइम जैसे ही निष्क्रिय होगा तो जो दिन के समय ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाना वापस मांड में बदल जाएगा। विसरण दाब कम हो जाएगा और द्वार कोशिकाएं स्लत हो जाएंगी और रंध्र का छिद्र बंद हो जाएगा। ये रात दिन के समय का। रात में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर CO2 की वृद्धि होगी। CO2 की वृद्धि होगी तो pH का मान कम होगा। pH का मान कम होगा तो फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। दिन के समय जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाना वापस मांड में
में परिवर्तित हो जाएगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पुनः मांड में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मांड में परिवर्तित होगा तो विसरण दाब कम होगा और जो कोशिकाएं हैं वह सलत हो जाएंगी। तो जो रंध्र छिद्र होता है वह बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से मांड सर्करा जो परिकल्पना है उसके अनुसार रंध्र खुलते हैं वह बंद होते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार जो रंध्र होते हैं दिन के समय खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। जो मांड सर्करा परिकल्पना है वह जेडी सायरे ने दी थी। इस परिकल्पना के अनुसार जो दिन के समय पत्तियों के अंदर जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 की कमी हो जाती है। दिन के समय CO2 की कमी हो जाती है प्रकाश संश्लेषण के कारण। जैसे CO2 की कमी होती है तो pH का मान बढ़ जाता है। pH का मान बढ़ता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है और जो फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है तो जो मान होता है वह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। जैसे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बदलता है तो मिश्रण दाब बढ़ता है द्वार कोशिकाओं में और जैसे मिश्रण दाब बढ़ता है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं और जो रंध्र का छिद्र होता है वह खुल जाता है। रात के समय यह क्रिया उल्टी होती है क्योंकि CO2 की अधिक मात्रा होगी रात के समय। रात के अंदर द्वार कोशिकाओं में CO2 की वृद्धि होती है, दिन के अंदर कमी थी। जैसे CO2 की वृद्धि होती है तो pH का मान कम हो जाता है, दिन में अधिक हो रहा था। जैसे pH का मान कम होता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। जैसे फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय होता है तो जो दिन के समय मांड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलाता है, वापस जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है मांड में बदल जाता है और विसरण दाब कम हो जाता है, द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं और रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। फिर वापस से अगले दिन में एक क्रिया चलेगी तो यह क्रिया दिन और रात चलती रहती है। तो इस प्रकार से दिन के समय रंध्र खुलते हैं और रात के समय रंध्र का छिद्र होता है वह बंद हो जाता है। दूसरी परिकल्पना थी स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड की जो परिकल्पना है वो इसी परिकल्पना के आगे का भाग है। स्टीवार्ड ने जेडी सायरे की परिकल्पना को आगे बढ़ाया और उसने यहां से बताया कि दिन के समय जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वह ग्लूकोज में बदलता है। तो जो ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से अधिक घुलनशील होता है जिसके कारण द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। रात के समय क्रिया वापस उल्टी होती है। तो दूसरी जो परिकल्पना है स्टीवार्ड की परिकल्पना। स्टीवार्ड की जो परिकल्पना है वह जेडी सायरे की परिकल्पना के आगे ही बढ़ाई गई है। स्टीवार्ड ने मांड सर्करा परिकल्पना को आगे बढ़ाया और बताया कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है वह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वह ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज होता है इन दोनों अणुओं से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोनों से अधिक घुलनशील होता है जिससे द्वार कोशिकाओं के अंदर मिश्रण दाब अधिक बढ़ता है और द्वार कोशिकाएं स्फीत हो जाती है जिससे रंध्र का छिद्र खुल जाता है। रात के समय जैसे ही CO2 की कमी होती है बढ़ती होती है pH का मान कम होता है तो रात के समय जो ग्लूकोज होता है वह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है वह ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है और ग्लूकोज जो 1 फॉस्फेट होता है वापस मांड में बदल जाता है और
जैसे मांड में बदलता है तो द्वार कोशिकाओं का जो विषम दाब होता है वह कम हो जाता है, द्वार कोशिकाएं स्लत हो जाती हैं और रंध्र का छिद्र बंद हो जाता है। तीसरी परिकल्पना है पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।